हाय माय क्यूटीज, क्या हाल है आप सबके। आज हम पढ़ेंगे दीवानगी दिल का एपिसोड नंबर 31। सो जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ रही है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो रही है, क्योंकि अब ये फैसला आ गया है इब्तिसाम का, मुस्तजाब का और हुरिया का। क्योंकि इब्तिसाम अब बहुत हद से गिर चुका है और वो ऐसी ऐसी हरकतें कर रहा है मुस्तजाब को जलाने की, और उसने अब ऐलान कह दिया है कि मुझे हुरिया ही चाहिए। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। मुस्तजाब और हुरिया की अलग होती है या इब्तिसाम का क्या होता है, या मुस्तजाब और हुरिया ये मुल्क छोड़ के चले जाएंगे, आगे क्या होगा तो ये आगे ही हम जानते हैं। तो आप लोग स्टे ट्यून गाइस, और स्टार्ट करते हैं कि आगे क्या होने वाला है। मतलब उन्हें भी उससे ज़्यादा अपने बेटे की फिक्र थी, जैसे आलम शाह को उससे ज़्यादा अपने पोते और नवासी की परवाह थी। हाँ जाहिर है वो उसकी माँ थोड़ी थी, उनका सगा बेटा तो वही था। वो भला उसके मुकाबले में क्यों उसे फौकियत देने लगी, यानी उस पूरी दुनिया में कोई एक भी रिश्ता ऐसा नहीं था जो उससे ज़्यादा उसका होता, जो सबसे बढ़कर उसके साथ मुखलिस होता। उनको तो माँ की जगह दी थी, वो भी नहीं। मतलब वो बिल्कुल अकेला था। मुस्कुराहट मजीद फैल गई आंख के किनारे से बहता हुआ आंसू गाल में जब सो गया। बस यही बेसुकूनी उसका मुकद्दर थी। कुछ देर वो यूं ही वहां उसके पास बैठी रही, फिर उठकर बाहर की जानिब बढ़ गए। फिर से पहले की तरह सीधा लेटते हुए सामने कुछ फासले पर पड़ा हो अपना फोन उठाया और उसे अनलॉक करके वो नंबर डायल किया जो पिछली शाम में उसके पीए ने उसे व्हाट्सएप किया था। हेलो, फोन तीसरी चौथी बेल पे ही उठा लिया गया था। दूसरी जानिब से उलझन भरी निस्वानी आवाज सुनाई दी। शायद वो उस नंबर से अनजान थी। हो ऊपर निगाहें टिकाए टिकाए वो टूटे हुए लहजे में बोला, वो नाम पुकारते हुए जैसे उसकी जख्मी अना को तस्कीन सी पहुंची थी। दूसरे जानिब मुकम्मल खामोशी छा गई। वो उसकी आवाज और तर्ज तखातुब से ही उसे पहचान चुकी थी। वो मिल सकती हो। थकान बहरे लहजे में इख्तिसार करते उसने अपनी आंखें मूंद ली। रात के 2:30 बज रहे थे। बेड के दरमियान में लेटी हुई हुरिया ने आंखें वार करके अपने साथ मौजूद खाली जगह को देखा। पिछली रात की तरह बेचैनी से करवटें बदलते वक्त ये वक्त हो गया था जब से आलम शाह घर दे दी मुस्तजाब को समझा बुझाकर यकीन दिलाकर वापस गए थे। तब से वो बेडरूम में नहीं आया था। खुद उसने भी उनकी हिदायत पर अमल करते हुए उससे बात करने की कोशिश नहीं की थी, पर आखिर कब तक। उसने फिर से बेचैनी से करवट बदली। कभी न कभी तो बात करनी ही थी। शायद वो इसलिए नाराज था कि उसने फ़ोन करके उन्हें क्यों बुलाया, पर उसके सिवा और क्या करती वो। यही उसको गुस्से में खुद को नुकसान पहुंचाने देती। ऐसा भी तो नहीं कर सकती थी। इस वक्त तो मामला संभल गया था। अब क्या करे, वो तो बात ही नहीं कर रहा था, बस उनके समझाने पे खामोश हो गया था। वो बेचैनी से उठ बैठी। कब से यूं ही बाहर लॉन्च के सोफे पे बैठा था। ऐसे उसको अकेला तो नहीं छोड़ सकती थी, और फिर खुद भी उसके बगैर नहीं रह सकती थी। जब तक वो आकर पास नहीं लेट जाता, नींद तो किसी सूरत नहीं आनी थी। पिछली रात भी यूं ही सोई जागती उसी कैफियत में गुजारी थी। दोनों हाथों से अपने लंबे बाल समेटते उसने बेड के किनारे पे खिसक कर पैर नीचे रखे और एक निगाह बेडरूम के बंद दरवाजे पे डाली। क्या करे, जाए या नहीं। अब तो उसके गुस्से से भी खौफ आने लगा था, पर हर बार कोई और अगर आकर तो उनके मसले हल नहीं कर सकता था। उस वक्त तो सूरत हाल ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए कॉल करके उनको बुला लिया था। बातचीत का आगाज़ तो बहरहाल खुद ही करना था। आहिस्ता से उठती वो दरवाज़ा खोल के बाहर अंधेरे में डूबे हुए लॉन्च में आ गई। सामने सोफे की पुश पे सर गिराए आंखें बंदे मुस्तजाब को देखकर उसका दिल बुरी तरह बेचैन हुआ था। शाम से रात हो गई थी और वो अभी तक वहीं सोफे पे उसी तरह बैठा था। खाना भी नहीं खाया था। खाना तो खैर उसने भी नहीं खाया था। वो छोटे छोटे कदम उठाती उसके नज़दीक आई और हिचकिचाकर सोफे पे उसके बराबर बैठ गई। उसे शायद मालूम हो गया था कि वो उसके पास बैठे, फिर भी वो आंखें खोले बिना यूं ही बैठा रहा। चेहरा बिल्कुल बेतासुर था। उसके नज़दीक बैठी हुरिया चंद सानिया खामोशी से उसको देखती रही, फिर आहिस्ता से उसके मज़ीद करीब खिसकी और दोनों हाथों से उसका बाजू थामते नरमी से उस पर अपने होंठ रखकर आंखें मूंद ली। सॉरी, मैं डर गई थी इसलिए बुलाया। उसके बाजू से गाल टिकाती हुई निगाहें उठाकर उसका चेहरा देखती नरमी से भीगी आवाज़ में बोली थी। उसकी आवाज़ पर मुस्तजाब ने आंखें वार करके पीछे सर गिराए गिराए एक पल के लिए उसकी जानिब देखा, पर कहा कुछ नहीं। फिर उसे निगाहें हटाता हुआ सामने देखने लगा। कुछ देर वो यूं ही उसे देखती रही, फिर दोबारा से उसके बाजू पे होंठ रखकर आंखें मूंद ली और नरमी से उसे सहलाने लगी। वो बात नहीं कर रहा था, फिर भी यहाँ उसके साथ बैठना अंदर उसे आरामदायक बेड पे उसके बगैर अकेले लेटने से कई गुना ज़्यादा बेहतर था। सॉरी, आहिस्ता से उसके बाजू को चूमती हो फिर से हल्की रुंधी हुई आवाज़ में बोली। एक दूसरे के लिए लाजिम और मुलजिम, एक दूसरे से इतना करीब होते हुए भी कभी कभी वो इतना अजनबी बन जाता था कि उसे लगने लगा था जैसे उनके बीच कोई रिश्ता ही नहीं है। हुरिया ने उसकी गोद में धरे हुए उसके बुरी तरह सुर्ख हल्के से सूजे हुए हाथ देखे, जिन पे जा बजा खराशें और बैंडेजेस थीं। बैंडेजेस भी आलम शाह गर्दीजी की ही मरहून मिन्नत थी, वरना उसकी बात तो वो किसी सूरत नहीं मानता। उसने एकदम से झिरझिरी ली। अगली ही पल उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी। आहिस्ता से उसके हाथ पे अपना नाजुक मुलायम सा हाथ रखती हुई हुरिया ने नरमी से उसे सहलाया और फिर बेसाख्ता उसे अपने दोनों हाथों में थामती उसे नरमी से चूमने लगी। आंसू अब तवातिर से उसके गालों पे बहते हुए उसके हाथ में जब सो रहे थे। कोई कैसे क्यों गुस्से में खुद को अपने आप को ही नुकसान पहुंचा सकता था। इतना भी क्या गुस्सा था, ये तो पागलपन था। आपने प्रॉमिस किया था आइंदा नहीं करेंगे।
उसकी हिचकियों भरी आवाज़ सुनकर भी वो यूं ही सुपाट चेहरे के साथ बैठा रहा। जहन में मुसलसल उस घटिया आदमी के अल्फाज गूंज रहे थे, जिनमें वो उसके मुंह पे खड़ा होकर डंके की चोट पर उसकी बीवी की खूबसूरती को सराह रहा था। उसके साथ लगी बैठी हुरिया ने अपना वजन उस पर डालते हुए पहले उसका कंधा चुमा, फिर अपने गालों पे बहते आंसू साफ करती हुई नरमी से उसके बालों को अपनी उंगलियों से सहलाने लगी। मुस्तजाब उसके मुसलसल बेतासुर चेहरे पर उसने रोंदे हुए लहजे पे उसको पुकारा था, ये सब मत करे। मैं उसके बालों को अपनी उंगलियों से सहलाती वो बोलती बोलती रुक गई, फिर आहिस्ता से उसके गाल पे हाथ रखा। गले में फंदा अटकने लगा था। इतना अच्छा रिश्ता ख़राब मत करें, वो आंसुओं से रोंदे हुए मुल्तजी से लहजे में बोली। शायद आलम शाह दीदी ठीक कह रहे थे, उन्हें यहाँ से कहीं बहुत दूर चले जाना चाहिए था, जहाँ उस शख्स का मनहूस साहब भी उन दोनों को छू ना पाता। उनकी हंसती बसती खुशगवार ज़िंदगी में जहर घोलने की वाहिद वजह वही तो था, वरना उसके सिवा तो आज तक कभी किसी बात पे उनका झगड़ा हुआ ही नहीं था। ना ही कभी मुस्तजाब ने उसके अलावा यूँ किसी बात पे इतना गुस्सा किया था। पता नहीं वो कैसे अपनी हरकतों और बातों से उसको इस हद तक मुश्तइल कर देता था कि उसके बाद वो कई कई रोज़ तक नॉर्मल नहीं हो पाता था। उसकी आवाज़ सुनते मुस्तजाब ने चेहरा मोड़कर किसी भी किस्म के एहसास से आ रही बेतासुर सी निगाहों से उसको देखा। तुमने इतने अरसे में खुद से एक दफ़ा भी कभी मुझे कुछ नहीं बताया। उसका चांद सा खुसरा चेहरा देखता हुआ वो खुद कलामी के से अंदाज में बोला था। हुरिया ने ना समझे से उसको देखा। ये सब पुरानी बातें थी, उन सब बातों का अब इस वक्त दोहराने का क्या मतलब था? तुम तो सब कुछ पहले से जानती थी ना, फिर भी इतने महीनों में एक दफ़ा भी तुम्हें ज़रूरी नहीं लगा मुझे बताना? उसके चेहरे पे निगाहें टिकाए वो खोखले लहजे और भारी सी आवाज़ में बोला। अंदाज मुसलसल खुद कलामी जैसा था। वो तो हमेशा से उसके गिर्द यूं ही मंडलाता होगा ना। उसको अब मालूम हुआ, शादी के इतने अरसे बाद जब उसे मालूम नहीं था, तब भी वो तो यूं ही उसके करीब आने की कोशिशें करता होगा, तो उसने कभी उसे बताया क्यों नहीं? पहली बार यूं हुरिया को उससे सब कुछ छुपाना इतनी शिद्दत से बुरा लगा था। वो तो उस जैसे घटिया शख्स का साया भी उस पर बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसकी गंदी ज़ुबान पर उसका नाम तक नहीं बर्दाश्त कर सकता था। और पता नहीं कब से वो यूं ही उस पर गलाजत भरी मैली निगाह रखे हुए था। तो फिर क्यों उसने इतना अरसा ये बात उसे छुपाकर उस घटिया आदमी को मौका दिया? उसके अल्फाज सुनती हुई हुरिया बिल्कुल चुप हो गई। मुस्तजाब ने उसकी आंखों में देखा। यहाँ तक कि उस शख्स के साथ मेरी बहन की मंगनी हो गई, तब भी तुमने मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा। उसके अल्फाज से वो बिल्कुल सुन हुई थी। ये सब वो क्या सोच रहा था? क्या वो उस पर शक कर रहा था? हुरिया को शिद्दत से अपनी गलती का एहसास होने लगा। शायद उसने उसे छुपाकर बहुत बड़ी गलती की थी। उससे पहले उसे खुद से सब कुछ बता देना चाहिए था। तुम्हें तो हमेशा से उसके इरादों का पता था ना। वो इतना बुरा, इतना गिरा हुआ शख्स था। उस रोज़ अगर मैं उसके पास तुम्हारी तस्वीर और उसकी गलाजत भरी निगाहें ना देखता, तो आज मेरी बहन उस जैसे घटिया आदमी के साथ रह रही होती। तुमने सब कुछ जानते हुए भी मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा। उसको देखता वो यकीनी से भूला था, जो उसके हर सवाल के जवाब में बिल्कुल चुप थी। सच तो ये था कि उसे खुद भी मालूम नहीं था कि वो इतना गिर जाएगा। ठीक है, वो माजी में उससे शादी करना चाहता था, पर उसे लगा था कि उसके इनकार मुस्तजाब के साथ उसकी शादी के बाद वो मूव ऑन कर चुका है। वो तो उसे अच्छा इंसान समझती थी। उसे क्या मालूम था कि वो ऐसा निकलेगा? अगर मालूम होता तो क्या वो कभी राबिल की ज़िंदगी बर्बाद होने देती? वो तो उसामा की वजह से वैसे ही नहीं चाहती थी कि राबिल की शादी कहीं और हो। चलो तुमने नहीं बताया, तुम्हें ज़रूरी नहीं लगा, क्योंकि मैं तो तुम्हारा कुछ लगता ही नहीं था, ना ही हमारा कोई रिश्ता था, जो तुम इतनी अहम बात मुझे बताना ज़रूरी समझती। मुस्तजाब की आवाज़ पर उसने धुंधलाई नज़रों से उसका चेहरा देखा। ऐसा नहीं था, वो बस उसके गुस्से और अपने लिए उसकी दीवानगी से वाकिफ़ थी, इसलिए उसे बताकर बात को बढ़ावा नहीं देना चाहती थी। जानती थी कि जब भी उसके इल्म में आएगा वो ऐसा ही कोई जारियाना रद्द-ए-अमल देगा। कम से कम उस वक्त तो बता देती, जब मेरी मासूम बहन की ज़िंदगी उस जैसे घटिया आदमी के साथ बर्बाद होने जा रही थी। वो बोला तो उसकी आवाज़ में सदमा था, बेयकीनी बढ़ती ही चली जा रही थी। वो कैसे उसे इतना सब कुछ छुपा सकती थी? हुरिया ने कुछ बोलने के लिए लब वाक किए, पर अगले ही पल फिर से सख्ती से भींच लिए। उसके सामने ये बोले कि वो इसे अच्छा इंसान समझती, तो इसे इसलिए नहीं बताया। नहीं, उस बात पे तो वो और ज़्यादा गुस्सा कर सकता था। उसका बेयकीन रूप देखती हुई हुरिया ने बेचैनी से उसका चेहरा अपनी दोनों हथेलियों में थामा। मैं उसके लिए बुरा कैसे सोच सकती हूँ? आप भी तो पहले मुझे पसंद नहीं करते थे, किसी और से शादी करना चाहते थे। उन्होंने तो फिर खुद अपनी मर्ज़ी और खुशी से राबिल से मंगनी की थी। मुझे लगा वो शादी के बाद अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे जैसे हम। वो ईमानदारी से बोली थी, पर मुस्तजाब के चेहरे पे पहली बेयकीनी देखकर जुमला अधूरा छोड़ती वहीं रुक गई। जैसे हम। अपने गालों पे धरे उसके हाथ वहाँ से हटाते हुए मुस्तजाब ने बेयकीनी से उसके आखिरी अल्फाज दोहराए। वो आदमी जो इतना गिरा हुआ था, उसके बारे में तुमने सोचा कि वो किसी लड़की को अच्छी ज़िंदगी देगा? उसकी घटिया हरकतें याद करते मुस्तजाब का पारा एकदम से ऊपर चढ़ा था, इसीलिए गुस्से से कदरे बुलंद आवाज़ में बोला, मुझे नहीं पता था वो ऐसे हैं। उसकी बुलंद होती आवाज़ पे हुरिया ने घबराकर सच बोला, तुम्हें नहीं पता था? वो शख्स बार बार तुम्हारे पीछे आता था और तुम्हें नहीं पता था कि वो कैसा है? वो फिर से पहले की तरह बुलंद आवाज़ में बोला। ऐसा कैसे हो सकता था कि वो उसे जानती ही नहीं थी? वो उसके गिर्द मंडलाता रहा, उसको बुरी नज़र से देखता रहा, पता नहीं क्या कुछ कहता रहा, फिर भी उसे नहीं पता था। ताज्जुब की बात थी, वो तो कुछ जानता भी नहीं था, फिर भी महज उसकी नज़रों से पहचान गया था। वो निगाहें झुकाए चुपचाप नीचे देखने लगी। मुँह से निकला हुआ हर लफ्ज़ गलत पड़ता जा रहा था। शायद उसे खामोश रहना चाहिए था। अभी वो उस हालत में ही नहीं था कि उसकी किसी कोई बात ठंडे दिमाग से सुनकर उसको समझ सकता।
अभी उसे बस हर बात में मनफी पहलू तलाश करना था। ठीक है, मान लिया। उसको खामोश होता देखकर अपनी आवाज़ हल्की करता मुस्तजाब बेतासुर से लहजे में बोला। वो जवाब दिए बिना यूं ही खामोश बैठी रही। मुस्तजाब ने एक पल के लिए लंबे बालों के हले में दमकता हुआ उसका खूबसूरत चेहरा देखा और लब वाक़ई है, मैं माजी के बारे में कोई सवाल नहीं कर रहा। जो भी चाहता था वो जो भी नहीं मालूम था, पर अब मेरी बीवी होते हुए मैंने खुद अपनी आंखों से कई बार उसे तुमसे बात करते हुए और तुम्हें उसकी बात सुनते हुए देखा है। मुझे सच सच बता कि वो तुमसे क्या चाहता है और क्या कहता है। उसके सर सपाट लहजे पे एक पल में हुरिया का सांस रुका था। दिल बेसाख्ता फिर से बुरी तरह घबराने लगा। उसके बिल्कुल नज़दीक बैठी वो उसकी आंखों में देखने की बजाय नीचे गोद में धरे हुए अपने हाथों को देख रही थी। मैंने पहली बार तुमसे पूछा है, मुझसे झूठ मत बोलना हूर। उसका चेहरा देखता हुआ वो फिर से उसी सख्त लहजे में बोला। तो हुरिया का दिल मजीद गहरे पाताल में डूबने लगा। क्या वो उसे बताए कि वो क्या चाहता है? ये कि वो उसको छोड़ दे, उससे तलाक ले ले, उसके पास चली जाए? शाम के अल्फाज याद करती हुरिया ने अपना चेहरा मजीद झुकाया, या फिर बेशक तलाक भी ना ले, उसके निकाह में रहते हुए भी उसके साथ कोई ताल्लुक कायम कर ले। ये सब बताए वो सामने बैठे हुए अपने उस शौहर को, जो ज़रा सी बात पे ही इतना बड़ा फसाद बर्पा कर देता था, जिसके गुस्से से उसे अब खुद भी खौफ आने लगा था। ये सुनकर वो क्या करेगा? चुपचाप बर्दाश्त कर लेगा? नहीं, वो तो शायद उस शख्स को जान से ही मार डालेगा। बेतासुर निगाहों से उसके चेहरे पे पहला इज़्तिराब देखते हुए मुस्तजाब ने उसकी थोड़ी तले उंगली रखकर उसका चेहरा ऊपर उठाया। बार बार उस घटिया आदमी को वही सब हरकतें दोहराते हुए देखकर अब उसकी बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी थी। वो वाकई जानना चाहता था कि अब वो आखिर क्या चाहता है, जबकि वो अच्छी तरह जानता है कि वो उसकी बीवी है। हुरिया ने एक पल के लिए उसकी शहदरंग आंखों में देखा, जिनमें दूर दूर तक नरमी का कोई तासुर नहीं था। फिर उसके हाथों की जानिब देखा। अगर इतनी ज़रा सी बात पर उसने यह हशर किया था, तो इतनी बड़ी बात सुनकर क्या करता? वो मुझसे ऐसी कोई बात नहीं करते। अगले पल उसने पूरे एहतमाम से झूठ बोला था। मसलियतन झूठ बोलने में कोई मुज़ायका नहीं था, वो भी ऐसी सूरत हाल में जबकि उसे मालूम था कि ये सच हालात को बेहतर बनाने की बजाय मज़ीद क़यामत बर्पा कर देगा। अभी तो वो सिर्फ उसके देख लेने, बात करने, नाम लेने पे ही इतना हंगामा खड़ा कर देता था। अगर उसे ये मालूम हो जाता कि वो मुसलसल उससे मुस्तजाब को छोड़कर उसका हाथ थामने की इल्तिजा कर रहा है, तब वो क्या करता? उन्होंने बहुत साल पहले मुझसे कहा था कि वो मुझसे शादी करना चाहते हैं। मेरे इनकार करने के बाद वो खुद ही पीछे हट गए थे। फिर उसके बाद कभी कुछ नहीं कहा, बस आम बातें करते हैं जैसे घर से बाकी सब लोग आपस में एक दूसरे से करते हैं। इस बारे में उसके बाद कभी कोई बात नहीं की उन्होंने मुझसे। इसीलिए जब राबिल के साथ उनकी इंगेजमेंट हुई, तब मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो ये सब करेंगे। वो रवानी से बोली, बोलते बोलते खुद ही मज़ीद एतमाद आ गया था, इसलिए साथ ही पिछली बात की भी वजाहत दे दी। वैसे भी बाकी सब तो सच ही था, बस जो सवाल उसने अभी भी पूछा था उसका जवाब ही सच नहीं था। उसके हिलते हुए लब देखते, उसकी आवाज़ सुनता हुआ वो बस चुपचाप उसे देखता रहा था। मुझे लगता है वो बस जानबूझकर आपको गुस्सा दिलाने के लिए आपके सामने ये सब करते, उन्हें आपसे मसला है। वो मज़ीद बोली, एतमाद बढ़ता ही चला जा रहा था। ठीक है, एक बार और सोच लोगे तुम वाकई सच बोल रही हो या झूठ? उसके अल्फाज पे पूरे एतमाद से बोलती हुई हुरिया एक पल के लिए डगमगाई थी। असवद की शादी वाले रोज़ किचन में पेश आया वाक़या और तिसाम की कही गई तमाम बातें उसके जहन में लहराई। उसके साथ उसके बिल्कुल करीब बैठा हुआ मुस्तजाब चेहरा मोड़कर पलकें झपकाए बिना उसको देख रहा था। सोचने की क्या बात है, यही सच है। अगली पल खुद को संभालती हुई पूरे एतमाद से बोली, जो बात उसे मालूम ही नहीं थी वो बिलावजह उसे बताकर मज़ीद तमाशा क्यों खड़ा करती? उस इंसान का तो कुछ नहीं बिगड़ना था, असर तो उसकी अपनी ज़िंदगी पे ही पड़ना था। जैसे अब पड़ रहा था, वो तो सब कुछ करेगा, आग लगाकर आराम से तमाशा देखता रहता। इस सब में रिश्ता तो उन दोनों का ही ख़राब होना था, जैसे अब हो रहा था। ठीक है, उसको देखता मुस्तजाब उसी बेतासुर लहजे में बोला था। फिर उसकी गोद में धरा हुआ उसका हाथ देखा और हाथ पर आते मजबूती से उसे थाम लिया। उसकी हरकत पे वो उसकी जानिब देखे बिना ज़रा सा मुस्कुराई थी। निगाहें उसके दूसरे हाथ पे जमी थी। उसकी सुर्खियों उस पे मौजूद खराशों पे उसे यकीन दिलाकर घबराहट कुछ कम हुई थी। मसलिहत के लिए झूठ बोलना इतना भी मुश्किल नहीं था। अगले पल मजबूती से अपना हाथ में जकड़ा हुआ उसका हाथ मुस्तजाब ने अपने सर पर रखा था। निगाहें झुकाए उसके दूसरे हाथ की जानिब देखती हुई वहीं बुत बन गई। दिल बुरी तरह डूबा था। अब बोलो। उसकी भारी आवाज़ सुनते ही हुरिया की घबराहट एक पल में पहले से भी कई ज़्यादा गुना बढ़ी थी। एकदम से दम घुटने लगा। बोलो, वही सब जो अभी इतने तमाश से बोल रही थी। उसकी उड़ी हुई रंगत देखकर वो उसी सपाट लहजे में बोला था। हुरिया ने धुंधलाई हुई नज़रों से उसका चेहरा देखा। अब सच मत बोलना हूर, एक लफ्ज़ का भी रद्दोबदल नहीं होना चाहिए। अपने एक लफ्ज़ पर जोर देता हुआ वो सर्द आवाज़ में बोला। तो हुरिया ने भराई आंखों से उसकी बेतासुर शहदरंग आंखों में देखा, फिर उसके सर पे धरा हुआ अपना हाथ देखा और निगाहें झुका ली। जिंदगी में पहली बार इतनी सफाई से झूठ बोला था और पहली बार ही फंस गई थी। हल्क में आंसुओं का फंदा अटकने लगा तो उसने आहिस्ता से गला खंगारा। ठीक है, वो धरा देगी, इतनी भी बड़ी बात नहीं थी। उन सब चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ता था? ये सब बस जज्बाती बातें और तोहिमात
तोहिमात तो थे ही तो थे, ना बोलो तो वो शक करेगा, वो क्यों उसके पूछने पे भी उससे झूठ बोलती रही, फिर गुस्सा करेगा। उसने एक नज़र उसके सर पे धरा हुआ अपना हाथ देखा, फिर लबवा किए बोलने की कोशिश की, पर जुबान बुरी तरह लड़खड़ा गई। उसके कपकपाते होंठ देखकर मुस्तजाब के लबों पे इस्तेज़ाया मुस्कुराहट फैली थी। बोलो अब क्या हुआ, क्यों नहीं बोल रही? हुरिया ने एक नज़र फिर से उसके सर पे धरा हुआ अपना हाथ देखा। वो शख्स जो उसे हर किसी से ज़्यादा, अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज था, एकदम से दिल फिर से बुरी तरह घबराया था। आंसू कतार की सूरत में उसके गालों पे बहते हुए नीचे गिरने लगे। क्या फ़र्क पड़ता है, जब उस हद तक धोखा दे रही हो, उस हद तक झूठ बोल रही हो, तो झूठी कसम भी खा लोगी तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? बेताजुल नज़रों से उसको देखता हुआ चुभते हुए लहजे में बोला तो हुरिया ने उसके हाथ की गिरफ्त में उसके सर पे धरा हुआ अपना हाथ खींचा। दोनों हाथ चेहरे पे रखती हुई हिचकियों के साथ रोने लगी। उसके यूं अपना झूठ पकड़े जाने और रोने पे मुस्तजाब ने अज़रकनाक अंदाज में हंसते हुए पीछे सोफे पे सर गिरा था। बाद में बात करेंगे। आंसू से तर चेहरे के साथ तेजी से उसके पास से उठती हुई वो अंधेरे में डूबे हुए किचन की जानिब बढ़ी थी। दिल पहले ही खराब था, ऊपर से वो अपने रवैये से उसे मजीद परेशान कर रहा था। तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई, ठीक है कोई बात नहीं, मुझे खुद ही सब कुछ मालूम हो गया, फिर भी तुम उस इंसान की पर्दापोशी करती रही, ठीक है। मैंने आज पहली बार तुमसे उस बारे में कुछ पूछा और तुम्हें वाज़ेह अल्फाज में तंबिया की कि मुझसे झूठ मत बोलना। वो उठकर उसके पीछे नहीं आया था, वहीं बैठा बैठा बेयकीन से लहजे में बोल रहा था। फिर भी किचन में खड़ी हुरिया को उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। अपने चेहरे पे बहते आंसू साफ करते उसने अपना चकराता हुआ सर थामकर खुद को संभालने की कोशिश की। मेरी तंबिया के बावजूद भी तुम उस इंसान को बचाने के लिए, उसकी हरकतों पे पर्दा डालने के लिए मुझसे झूठ बोलती रही, क्यों? एक झटके से सोफे से खड़ा होता हुआ उसके पीछे आया था। क्यों वो उसको बचाने की खातिर उससे ही झूठ बोल रही थी? क्यों उसके दिल में उस जैसे घटिया आदमी के लिए कोई नर्म गोशा था? मैं डर गई थी कि आप और ज़्यादा गुस्सा करेंगे राबेल की एंगेजमेंट तक, मुझे वाकई मालूम नहीं। मजबूती से स्लैब के किनारे को थामती हुरिया ने एक बार फिर से खुद को संभाल कर बोलने की कोशिश की। हालांकि उसका दिमाग कुछ अपनी तबीयत और कुछ सूरत हाल और उसके गुस्से के बायस बिल्कुल बंद होता जा रहा था। अभी 2 मिनट पहले मेरी आंखों में आंखें डालकर तुम इतने धड़ल्ले से झूठ बोल रही थी, तुम्हें लगता है मैं इसके बाद अब तुम्हारी किसी बात का यकीन करूंगा? उसके पीछे किचन में उससे कुछ फासले पे खड़ा हुआ फिर से बुलंद आवाज में बोला। तो उसकी बुलंद आवाज सुनती हुई हुरिया का दिल एकदम से बेहद बुरी तरह घबराने लगा। वो फिलहाल कोई बात करने की कंडीशन में नहीं थी। उसे टोकने की गर्ज से उसने रुख मोड़कर उसकी जानिब पलटते हुए लव्वा किए, इब्तिसाम हम। वो उसके चेहरे को देखती उससे मुखातिब हुई थी, जब अगले पल बिल्कुल बेध्यानी में अपनी जुबान से निकले हुए नाम पे उसने होश में लौटते हुए घबराकर सख्ती से अपने लब नीचे उसकी जुबान से अपने लिए इब्तिसाम का नाम सुनते हुए मुस्तजाब ने ठिठक कर उसको देखा था। घबराहट में रुख पलटती वो फिर से स्लैब की जानिब रुख मोड़कर गहरे सांस लेने लगी। बिल्कुल लाशऊरी तौर पर उसकी जुबान से मुस्तजाब की वजह इब्तिसाम का नाम फिसल फिसल निकला था। अपनी पुष्प पे उसकी निगाहों की झुलसा देने वाली तपिश महसूस करती हुई हुरिया का दिल एकदम इतनी तेजी से धड़कने लगा कि उसे यूं महसूस हुआ जैसे वो अभी पसलियां तोड़कर बाहर आ जाएगा। ये उसके क्या कर दिया था? उसने मुस्तजाब को इब्तिसाम कहकर बुलाया था, क्यों? उसे तो याद तक नहीं था कि पिछले इतने सालों में बिलखुसूस इब्तिसाम के इजहार की मोहब्बत के बाद उसने बराह रास्त कभी उसे मुखातिब ही किया था। उस रस्मी से ताल्लुक़ में कोई ऐसी बेतकल्लुफ़ी भी नहीं थी कि किसी पुरानी पुख्ता आदत के बायस वो बेदियानी में यूं गलती से किसी को भी उसके नाम से पुकार लेती। गुज़िश्ता रोज़ जो कुछ हुआ था, वो उसके बाद भी इतनी देर से जिस तरह उन दोनों के बीच इब्तिसाम को लेकर बहस और गर्मागर्मी चल रही थी, जिस तरह की बातें वो मुसलसल उसके साथ कर रहा था इब्तिसाम से मुतालिक, उस सब के बाद बिल्कुल लाशऊरी तौर पर उसके ज़हन में मुस्तकिल इब्तिसाम ही घूम रहा था। उन्हीं सब ख्यालों में गुम उसकी ज़ुबान से बिल्कुल बेध्यानी में मुस्तजाब की बजाय इब्तिसाम निकला था। उससे कुछ फासले पे खड़े मुस्तजाब ने ज़ब्त की आखिरी हदों को छूते हुए बैक वक्त सख्ती से अपने जबड़े हाथों की मुट्ठियां भींची। ये सब क्या हो रहा था उसके साथ? चंद घंटे पहले वो घटिया आदमी उसके सामने खड़ा होकर डंकी की चोट पर उसकी बीवी की खूबसूरती में गुलाबे मिला रहा था, उसकी गैरत को ललकार रहा था, और अब वो उसकी बीवी, वो उसके निकाह में होते हुए उसके मुंह पे खड़ी होकर इतने आराम से किसी दूसरे मर्द के नाम से बुला रही थी। कितनी ढिठाई से उसको लगा कि उसके चेहरे पे किसी ने जोरदार तमाचा दे मारा हो, और अब ये करके वो कैसे सुकून से खड़ी थी, यूं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो ऐसा ऐसा कदम उठाता हुआ उसकी जानिब बढ़ने लगा। दोनों हाथ से लैब पे जमाती हुई ने सख्ती से आंखें मीचकर शिद्दत से दुआ मांगी थी कि वो उसे मुखातिब किए बगैर, उससे बात किए बगैर वापस पलट जाए, पर आज शायद कबूलियत का दिन नहीं था। वो उसके ऐन पीछे आ रुका। उसको अपना इतने नज़दीक महसूस करती हुरिया ने मजीद सख्ती से अपनी उंगलियां स्लैब में गाड़ी दी। उसके गाला पे खुद ब खुद फिर से आंसू बहने लगे थे। ये क्या हो गया था? आम सी बात थी, पर वो तो ये तक बर्दाश्त नहीं करता था कि वो अपनी ज़ुबान से इब्तिसाम का नाम भी ले, और कहाँ वो खुद उसको ही इब्तिसाम के नाम से बुला रही थी। वो भला वो अब उसे कैसे यकीन दिलाएगी कि ऐसा सिर्फ इस वजह से हुआ था क्योंकि वो खुद मुसलसल उसके बारे में बात कर रहा था। उसे एकदम अंधेरे में डूबे हुए उस घर के खामोश वीरान माहौल से वहशत सी होने लगी। वो उसके बिल्कुल करीब खड़े चंद लम्हे उसकी पुष्प पे गिरते हुए उसके आबशार जैसे लंबे खूबसूरत बाल देखता रहा, फिर उसके नज़दीक आया ताकि स्लैब की नुकीली किनारी उसके पेट में धंसने लगी। वो लब भींच कर जब्त करती यूं ही खड़ी रही। उसके बालों पे एक निगाह डालते हुए मुस्तजाब ने अपनी ठोड़ी उसके नाजुक से कंधे पे ठिका दी।
बहुत याद आ रहा है। अपनी सुर्खी मैल आंखें सामने टिकाए उसने जबकि शिद्दत से लरजती हल्की आवाज़ में हुरिया के कान में सरगोशी की थी। उसके अल्फाज सुनती हुरिया को अपनी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट महसूस हुई। सामने मैं बैठा हूँ, देख मुझे रही हो, बात ही मुझसे कर रही हो, दिलो दिमाग में वो घूम रहा है, रहती मेरे साथ हो, याद वो आ रहा है। अपने कान में उसकी चुभती हुई सरसुपाट आवाज़ सुनती हुरिया को लगा कि उसकी टांगों से जान निकलने लगी है और पैर बिल्कुल सुन्न हो गए। उसका हल्क इतनी बुरी तरह खुश्क हुआ है कि उसमें कांटे से चुभने लगे। पानी किसमिसाकर वहाँ से हटने की कोशिश करती वो बमुश्किल सरसराती आवाज़ में बोली थी। उसकी आवाज़ सुनता मुस्तजा वहाँ से हिले बगैर अपनी शिद्दत जब से सुर्ख पड़ती आंखों से सामने देखता हुआ हाथ बढ़ाकर करीब रखे हुए शीशे के जग से गिलास में पानी उंडेलने लगा। फिर जग वापस रखते हुए पानी का गिलास स्लैब पे हुरिया के सामने खिसकाया, मगर वो उसे उठा ना पाई। उसके कंधे से थोड़ी उठाते हुए मुस्तजाब ने यूं ही उसके नज़दीक खड़े खड़े उसके पुष्प पे गिरते लंबे बालों में से ज़रा से बाल अपनी मुट्ठी में लिया, फिर उन्हें अपनी हथेली पे सरकाता हुआ अजीब से अंदाज में देखने लगा। इब्तिसाम की ज़ुबान पे हूर है, हूर की ज़ुबान पे इब्तिसाम है, बताओ अब क्या करूं मैं। उसकी वहशत से पुर आवाज़ सुनती हुई हुरिया का तेज़ रफ्तारी से धड़कता हुआ दिल एकदम कहीं बहुत नीचे पाताल में गिरने लगा। बाहर लॉन्च और किचन में फैला हुआ अंधेरा और गहरा सन्नाटा माहौल को मजीद वहशतनाक बना रहा था। उसे शिद्दत से हवेली और हवेली के तमाम मकीन याद आने लगी। हाँ, वो कितनी अकेली थी, उन सबसे कितनी दूर। इतना याद आ रहा है कि रोने लगी है। उसके पीछे खड़े हुए मुस्तजाब ने उसी सर्द लहजे में बोलते हुए हाथ बढ़ाकर उसकी नाजुक सी कलाई अपने हाथ में जकड़ी तो हुरिया ने धुंधलाई आंखों से एक नज़र उसके मजबूत हाथ में मुकी तो अपनी कलाई पर डाली। उसकी गिरफ्त इतनी सख्त थी कि हुरिया को उसकी उंगलियां अपनी कलाई के अंदर घुपती हुई महसूस हुई। प्लीज़, अपनी घबराहट पर काबू पाने की कोशिश करती हुई रुंधी हुई आवाज़ में बहुत मुश्किल से बोली थी। वो अजीब से अंदाज में हंसा। ठीक है, जाने देते हैं, करती रहो याद। उसके पीछे खड़ा हुआ मुस्तजाब फिर से अपनी थोड़ी उसके कंधे पर टिकाता हुआ बोला था। उसकी सख्त उंगलियों की बेरहम गिरफ्त से दर्द की एक शदीद लहर उसकी कलाई से उठती हुई उसके पूरे वजूद में सरायत करने लगी। एक पल के लिए उसको गुमान सा हुआ कि शायद उसकी कलाई की कोई हड्डी टूट चुकी है, मगर वो खौफ से हनूस यूं ही सुन सी खड़ी रही। उसे समझ न आया कि उसे एकदम इतना खौफ किस चीज़ से आने लगा है। उसकी कलाई यूं ही सख्ती से जकड़े मुस्तजाब ने किचन से बाहर का रुख किया तो उसकी पैरवी करने की बजाय हुरिया ने अपना दूसरा हाथ मजीद मजबूती से स्लैब में गाड़ दिया। वो ठिठक कर मुड़ता उसकी जानिब देखने लगा जो दूसरी तरफ रुक के उसके साथ चलने की बजाय सख्ती से अपने पैर वहीं जमाए हुए थी। प्लीज़, सुबह बात करेंगे, उसकी जानिब देखे बगैर वो सख्ती से पैर वहाँ जमाए आंसुओं से रुंधी आवाज़ में बोली थी। उसके अल्फाज सुनते हुए मुस्तजाब की आंखों की सुर्खी कुछ और बढ़ी। फिर से 2 कदम उठाता वो पहले की तरह उसके ऐन पीछे आ रुका। क्यों, सारी रात यहीं खड़े उसे याद करती रहोगी? उसके सर्द अल्फाज सुनती हुई हुरिया ने बढ़ाई आंखों से उसकी जानिब देखा था। उसकी गिरफ्त में मौजूद उसकी कलाई दर्द की आखिरी हद को छूकर आती हुई बिल्कुल सुन्न हो चुकी थी। शायद उसे खुद भी अंदाज़ा नहीं था कि उसकी गिरफ्त कितनी सख्त है। मैं उसे याद नहीं करती, मैं उसे क्यों याद करूँगी? उसके जब से सुर्ख पड़ते चेहरे को देखकर वो रुंधे हुए लहजे में बोली, वो क्यों ऐसी बातें कर रहा था जबकि वो अच्छी तरह जानता था कि वो कब से उससे मोहब्बत करती थी। उसके अलावा तो ज़िंदगी में कभी किसी और के बारे में सोचा ही नहीं था। सख्ती से जबड़े भींचता हुआ मुस्तजाब चंद लम्हे उन्हीं सर्द निगाहों से उसको देखता रहा, फिर उसका बाजू अपने हाथ में जकड़ता हुआ उसे साथ लिए किचन से बाहर की जाने बढ़ा। हाँ, तुम उसे याद नहीं करती, लॉन्च के दरमियान में लाकर उसने एक झटके से हुरिया का बाजू छोड़ा था। बल्कि तुमने तो आज तक कभी कुछ नहीं किया, बिल्कुल तुम तो मासूम हो, तुम्हारी तो कोई गलती नहीं है। उसकी बुलंद आवाज़ सुनती हुई हुरिया दोनों हाथ चेहरे पर रखकर फिर से हिचकों के साथ रोने लगी। अपने लिए उसकी ज़ुबान से निकला नाम याद करता हुआ मुस्तजाब अपने होशो आवाज़ खोकर शदीद तैश के आलम में उसकी जानिब बढ़ा था। और इतनी मासूम हो कि अपने ही शौहर का नाम भूल जाती हो। बुलंद आवाज़ में उसके सर पे चिल्लाते हुए उसने बिल्कुल लाशऊरी और दानिस्ता तौर पे अपने दोनों हाथ उसके कंधों पे टिकाकर उसे पीछे की जानिब धक्का दिया। उस पर बिल्कुल भूल गया था कि सामने खड़ा हुआ वजूद इब्तिसाम आलमगर देजी है। उस दुनिया का कोई और आम इंसान नहीं बल्कि हुरिया मुस्तजाब है, जो उसे छोड़कर चली गई तो उसके बगैर फिर वो रह नहीं पाएगा। उसके धक्के से लड़खड़ाकर चंद कदम दूर जाती हुई हुरिया ने बेडरूम के दरवाजे का सहारा लिया था। उसकी पुश्त से फिसलते हुए उसके लंबे बाल उसके चेहरे पे आ गिरे। एक हाथ से दरवाज़ा थामे दूसरे हाथ से अपने चेहरे पे बिखरे बाल हटाती वो कांपती टांगों के साथ वहीं शल हो चुकी थी। उसका रुख बेडरूम की जानिब था। उसके पुश्त पे निगाहें टिकाए चंद कदम का फासला अबूर करता हुआ मुस्तजाब फिर से उसके नज़दीक आया तो अपने आंसुओं से भीगा चेहरा मोड़ती हुई हुरिया ने सदमे और बेयकीनी से उसकी जानिब देखा। वो मुस्तजाब था। चलो तुम्हें अपना नाम याद करवाता हूँ। अगले पल एक बार फिर से उसके कंधे के पुष्प पे हाथ जमा कर उसे आगे की जानिब धकेलता हुआ पहले से भी ज़्यादा सर्द बर्फीले लहजे में बोला था। उसके अल्फाज का मतलब समझती हुई हुरिया के रोंगटे एक पल में खड़े हुए। उसको जारिहाना अंदाज में अपनी जानिब बढ़ता हुआ देखकर वो घबराकर सरहद से पीछे रखे हुए सोफे पे बैठ गई। लो, अब उसका नाम
एक पैर उसके साथ सोफे पे जमाकर उसके ऊपर झुकता हुआ वो पूरी कुवत से चिल्लाया। तो बुरी तरह रोती हुई हुरिया ने सोफे के पुश में घुसते हुए खुद को उससे दूर करने की कोशिश की। पूरा जिस्म अकड़ाकर दोनों मुट्ठियां सख्ती से सोफे में गाड़ी थी। प्लीज़, दोनों पैर ऊपर रखती हुई जैसे किसी खुद को समेटकर बस उसकी नज़रों से गायब हो जाना चाहती थी। लो, उसकी बिलखती हुई आवाज़ से वो पहले से भी ज़्यादा बुरी तरह धारा तो उसको अपने चेहरे से इतना नज़दीक देखती हुई हुरिया की आंसू में मजीद रवानी आई। चंद लम्हे पहले तक उसका डूबता हुआ दिल अब खौफ से बुरी तरह बाआवाज़ बुलंद धड़कने लगा था। मुस्तजाब बेयकीनी से उसका अजनबी सा चेहरा देखती हुई हुरिया ने उसका नाम पुकारा। बकवास बंद करो अपनी। अपने चेहरे के बिल्कुल नज़दीक उसकी गुस्से की आखिरी हदों को छूती हुई आवाज़ सुनकर हुरिया ने खौफ से कांपते हुए अपना चेहरा घुटनों में छुपा लिया। उसका पूरा जिस्म बुरी तरह लरज़ रहा था। आज के बाद अगर तुमने अपनी ज़ुबान से मेरा नाम लिया तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। हूर पूरी कुव्वत से उसको अपने सर के ऊपर चिल्लाता हुआ महसूस करके हुरिया ने हिम्मत करके अपने आंसुओं से भीगा चेहरा उठाया और एक लम्हे के लिए उसके गुस्से से सुर्ख पड़ता चेहरा देखा। अगले ही पर पूरा जोर लगाकर उसने अपने कांपते हुए हाथों से उसको धकेलने की कोशिश की तो उसका आंसुओं से तर चेहरा देखता हुआ वो जबरे भींचकर साइड पर हट गया। अब क्या रह गया था वैसे भी? अब मजीद क्या कर सकता था? अपना गुस्सा उतारने के लिए जो कर सकता था वो तो कर चुका था। उस पे आखिरी हद तक चिल्ला चुका था। अब उससे आगे तो कुछ भी नहीं बचा था करने के लिए, मुंह तोड़ने की या किसी और चीज़ की धमकी देने में और उसे असल में कर गुजरने में फ़र्क था। उसके साइड पे होते हुए वो सरहद से खड़ी हुई बेजान टांगों से बाहर की जाने बढ़ी थी। बेडरूम से चंद कदम के फासले पर अपने पैरों में उलझते हुए दुपट्टे के बायस फिर से लड़खड़ाए तेजी से उसको अपने पैर से निकालती हुई हुरिया ने घबराहट भरे अंदाज में एक नज़र बेडरूम की जानिब देखा था। उसका फ़ोन तो वहीं रह गया था। वो किसी से रब्ता कैसे करेगी? लरजते हाथों से अपने आंसू साफ करते हुए उसने एक पल के लिए रुककर उसकी जानिब देखा और फिर अगले ही पल फैसला करते हुए रुख मोड़कर दोबारा से सीढ़ियों की जानिब भागी। वहाँ तो वो था। वहाँ जाने का रिस्क कैसे ले सकती थी? सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आती हुई बिल्कुल आखिर में बने हुए बेडरूम की जानिब भागी थी। अंदर आते हुए उसने जल्दी से दरवाज़ा बंद करके उसको अच्छी तरह लॉक किया। आंसू मुंजमद हो गए थे पर हाथ कांप रहे थे और दिल बुरी तरह धड़क कर अब किसी भी पल बंद होने वाला था। एक निगाह लॉक पे डालते हुए उसने घबराए हुए अंदाज में कीमती फर्नीचर से मज़ीद उस कुशादा से बेडरूम को देखा। फिर पूरा जोर लगा कुछ फासले पे रखे सोफे को दरवाजे के सामने घसीटने लगी। उसको दरवाजे के साथ लगाती हुई हाँफती हुई वहीं दीवार से टेक लगाकर बाहर पहली दबीज खामोशी में उसके कदमों की आवाज़ सुनने की कोशिश करने लगी। दूर दूर तक कोई आवाज़ नहीं थी। उन्हीं लरजती टांगों से चलती हुई बेड के दूसरी जानिब आई और नीचे फ्लोर पर बैठकर बेड से टेक लगाते हुए अपना चेहरा घुटनों में छुपा लिया। एक बार फिर से आंसू एक के बाद दिख रहे उसके गालों पे बहने लगे थे। उसके तो वहम गुमान में भी नहीं था कि वो उसके साथ भी ये सब कर सकता है। बेयकीनी, सदमा, खौफ और एहसास दूसरों के ऊपर हावी हो रहा था। अब्बू असवद घुटनों में चेहरा छुपाए बुरी तरह हिचकियों के साथ रोती वो बार बार यही दो नाम पुकार रही थी। उसकी घुटी घुटी हिचकियाँ उनके बीच मध्यम सी आवाज़ में दोहराए जाने वाले ये दो नाम बेडरूम की खामोश फिजा में इर्तियाश पैदा कर रहे थे। 4-5 बजे का वक्त था। सर झुकाए बेडरूम के सोफे पर बैठे मुस्तजा आपने एक नज़र अपने इर्द गिर्द फैली हुई तबाही पर डाली। फ्लोर पर पड़े हुए कम्फर्टर, तकिए और कुशन्स के गिर्द दाबजा कांच के टूटे हुए वाज बिखरे थे। उससे कुछ फासले पर सोफे के साथ रखी हुई टेबल औंधे मुँह पड़ी थी। सोफा अपनी जगह से कदरे खिसक कर बेडरूम के दरमियान में आ चुका था। भारी पर्दे टूटी हुई रॉड से बाहर निकलकर गिरते हुए फ्लोर को छू रहे थे। उसके बालों पे मौजूद खराशों में कुछ देर पहले की निस्बत 10 गुना इजाफा हो चुका था। अपनी शिद्दत जब से सुर्ख पड़ती आंखों से उसने एक निगाह कुछ देर पहले तक नफासत से सजे हुए बेड पे डाले जो अब बेहाल हो चुका था। उस पर निगाह पड़ते उसे बेसाख्ता पिछली रात याद आई जब वो बार बार घबराहट से उठकर बैठ रही थी। वो बेचैनी से सीधा हुआ। उसकी तो तबीयत ख़राब थी, वो भूल ही गया था। उसके जहन में एकदम से उसकी हिचकियाँ गूंजने लगी जब शाम में आराम शाह गर्दिशी के आने के बाद वो उनके सीने से लगी रो रहे थे। फिर कुछ देर पहले का मंजर याद आया जब यहीं इस सोफे पर उसके ऊपर झुका हुआ आवाज़ बुलंद चिल्ला रहा था। फिर आंसू से भीगे चेहरे के साथ उसको धकेलती वो यहाँ से उठ कर गई थी। अपना भारी होता सर दोनों हाथों में थामते उसने शर्मिंदगी से आंखें मीची। उसकी तबीयत तो पिछले रोज़ से ख़राब थी और उसके बाद ये सब क्यों? वो बार बार उस घटिया आदमी की कमीगी की वजह से उसे तकलीफ दे रहा था जबकि उस सब में उसका कोई कसूर ही नहीं था। क्यों वो उस पर इतना गुस्सा कर रहा था जब उसकी कोई गलती ही नहीं थी? दिमाग पूरी तरह मफलूज हुआ। बस वो अल्फाज जाते जो उस घटिया आदमी की मकरू ज़ुबान से उसने अपनी बीवी के लिए सुने थे। उसके बाद क्या हुआ, क्यों हुआ, कुछ याद नहीं था। फिर से बेड पे निगाह डालते हुए उसने याद करने की कोशिश की। फिर से वो याद आया और उसकी पिछली रात की बेचैनी शर्मिंदगी एकदम से मजीद बढ़ी थी। उसका रात वाला बेचैन चेहरा, उसके कपड़े, उसके लंबे बाल याद करते उसके जहन में एकदम से उसका शाम वाला हुलिया लहराया। फिर 2 घंटे पहले का वो मंजर जब दोनों हाथों में उसका बाजू थामे सोफे पे उसके बराबर बैठे हुए उसने उसके कंधे पे अपने लब रखे थे। हाँ, वो तो खुद कितने प्यार से उसके पास उसको मनाने आई थी। वो वहाँ बैठा पता नहीं उससे क्या क्या बातें करता रहा था। फिर क्या हुआ था? अभी थोड़ी देर पहले तक तो वो उस पर इतना क्यों चिल्ला रहा था? दिमाग पिछली शाम से इतना सुन था कि क्या हुआ था, क्या हो रहा था, क्या कर रहा था, कुछ भी ठीक तरह याद नहीं था। पर वो थी कहाँ? उसने बेचैनी से इधर उधर निगाहें दौड़ाई और फिर सरहद से खड़ा होकर बाहर की जानिब बढ़ा। बेडरूम के दरवाजे की जानिब बढ़ते हुए उसके जहन में एक
एक मुबहिम सा मंजर लहराया था। लड़खड़ाकर उसी दरवाजे को थामते उसने उसका सहारा लिया था। जब उसके बाल उसके चेहरे पे गिर रहे थे, अगले पल वो वहीं साकित होता हुआ बर्फ का मुजस्मा बन गया था। चंद कदम पीछे की जानिब उठाता हुआ वो गिरने के से अंदाज में वापस सोफे पे बैठ गया। क्या हुआ था? दिमाग बिल्कुल मफलूज था। उसने जहन पे जोर डालने की कोशिश की कि उस मंजर से पहले क्या हुआ था। जब वो उसको मनाने के लिए उसके पास आई थी, तब से लेकर उस घड़ी तक जब वो यहाँ उसी सोफे पे झुका उस पर चिल्ला रहा था, क्या हुआ था? दरवाजे को देखते हुए एक बार फिर से वो मंजर जहन में लहराया तो उससे अपना वजूद रेत का ढेर बनता हुआ महसूस हुआ। क्या उसने उस पे हाथ उठाया था? उसने सुनसी नज़रों से सामने दरवाजे को देखा। क्या सब कुछ ख़त्म हो चुका था? उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी थी? क्योंकि अगर वाकई ऐसा हुआ था, उसकी ज़िंदगी तो वही थी, उसके बगैर तो कुछ भी नहीं था। पर वो ऐसा कैसे कर सकता था? नहीं, इस बात का तो सवाल ही नहीं पैदा होता था। सख्ती से अपने खदशे की तरदीद करते हुए उसने अपना बुरी तरह दुखता हुआ सर दोनों हाथों में थामा। फिर दोबारा से सुनसी नज़रों से दरवाजे की जानिब देखा। क्या हुआ था? क्यों लड़खड़ाकर उस दरवाजे का सहारा लिया था उसने? धक्का दिया था। अगले ही पल वो मंजर एकदम से उसके जहन के पर्दे पे लहराया था, जब उसके धकेलने पे वो लड़खड़ाती हुई उस दरवाजे से टकराई थी। उसने भी यकीन से अपने हाथों की जानिब देखा, फिर खाली खाली नज़रों से पूरे कमरे को देखा। उससे अगले लम्हे वो सरस से खड़ा होता हुआ तेजी से बाहर की जानिब भागा था। हूर दरवाजे से कुछ फासले पे गिरा हुआ उसका दुपट्टा उठाकर सोफे पे रखता हुआ बुलंद आवाज़ में उसको पुकारता बारी बारी हर बेडरूम चेक करने लगा। फिर किचन में आया, वो भी तमाम बेडरूम्स की तरह खाली था। एक नज़र लाउंज से बाहर निकलते हुए अंदर से लॉक दरवाजे पे डालता हुआ तेजी से सीढ़ियों की जानिब बढ़ा। हूर घबराहट भरी बुलंद आवाज़ में उसको पुकारता हुआ एक के बाद एक बेडरूम चेक करता उस आखिरी कमरे तक आया और नॉब पर हाथ रखते उसे घुमाने की कोशिश की। दरवाज़ा अंदर से लॉक था। हूर प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, अपने लहजे की लर्जिश पे काबू पाता हुआ भारी आवाज़ में बोला था। दूसरी जानिब मुकम्मल खामोशी थी। कुछ देर वो वहीं खड़ा उसके दरवाजे खोलने का इंतजार करता रहा, फिर तेजी से वापस नीचे अपने बेडरूम की जानिब भागा। साइड टेबल के दरवाजे से चाबियां निकालता हुआ वो फिर से ऊपर आया था। लॉक में चाबी लगाकर एक झटके से उसको खोलते हुए उसने दरवाज़ा धकेलने की कोशिश की, पर अगली लम्हे वहीं साकित हो गया। दरवाजे के आगे कुछ भारी सा रखा था, शायद सोफ़ा। उसका सुनसा हाथ वहीं नॉब पे धरा रह गया। पिछले 24 घंटों में ये तीसरा तमाचा था जो उसके चेहरे पे पड़ा था, और ये पिछले 2 से ज़्यादा बुरा था। वो उसकी बीवी उसके डर से खुद को अंदर बंद करके बैठी थी, क्योंकि उसे उसके साथ अपना आप महफूज नहीं लग रहा था। हूर दरवाजे पे हाथ रख के उसने इस बार बिल्कुल मध्यम आवाज़ में उसे पुकारा था, पर दूसरी जानिब मुकम्मल खामोशी छाई थी। उसने खाली खाली नज़रों से दरवाजे को देखा। खोल नहीं सकता था, क्योंकि शायद वो उसके सामने बैठी थी। जोर लगाकर खोलने में उसे चोट आ सकती थी। हूर प्लीज़ खोल दो एक बार। 29 साल ज़िंदगी में पहली बार उससे अपनी आवाज़ में आंसुओं की आमेज़िश महसूस हुई थी। कितनी ही देर वो शल टांगों के साथ वहाँ खड़ा मुसलसल हल्की आवाज़ में उसे पुकारता रहा, पर थक हार कर वहीं दरवाजे के साथ नीचे बैठते हुए आंखें मूंद कर अपना सर पीछे टिका दिया।